पाउंड केस में नैब की जानिब से चेयरमैन पीटीआई के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। एहतसाब अदालत रावलपिंडी के जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में केस की समाअत की। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी, बहन अलीमा खान और उस्मा खान भी कमरा अदालत में मौजूद थी। इसके अलावा नैब प्रोसिक्यूटर मुजफ्फर अब्बासी की सरबराही में 5 रुकनी टीम भी अडियाला जेल पहुंची। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत आज दोबारा होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अदालत ने फरीकैन से एवनफील्ड रेफरेंस में अपील पर दलाइल तलब कर रखे हैं। गुज़िश्ता समाअत के दौरान नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने दलाइल के लिए 4 से 6 घंटे का वक्त देने की इस्तदा की थी। लाहौर हाई कोर्ट ने निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को ओहदे से हटाने के लिए दायर दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने एडवोकेट मोहम्मद मकसद की दरखास्त पर समाअत की। दौरान समाअत सरकारी वकील ने दलाइल देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आइन में ऐसा कुछ नहीं कि निगरान हुकूमत महज 90 दिन के लिए है। अगर मुल्क का एग्जेक्टिव नहीं होगा तो मुल्क चलेगा कैसे? वकील दरखास्त गुजार ने कहा कि मेरी इस्तदा है कि सब कुछ कानून के मुताबिक हो। निगरान वज़ीर आज़म का बुनियादी काम इलेक्शन करवाना है। हमास ने आर्जी जंगबंदी के तीसरे रोज 13 इसराइलियों समेत 17 यरगमालियों को रिहा कर दिया। हमास की जानिब से गजा में जारी 4 रोजा आर्जी जंगबंदी के तीसरे रोज मुआहदे के तहत 13 इसराइली यरगमालियों और 4 गैर मुल्कियों को रिहा कर दिया गया। हमास ने इसराइल के 13 यरगमाली रेड क्रॉस के हवाले किए। इसराइली हुकाम ने यरगमालियों की रिहाई की तस्दीक कर दी। इस्राएली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि अमरीकी सदर जो बाइडेन को बता दिया है कि आर्जी जंगबंदी खत्म होने के बाद इसराइल पूरी ताकत के साथ गजा पर हमले शुरू करेगा। एक बयान में नेतन्याहू ने कहा कि जंगबंदी में तौसील का खैर मकदम करेंगे। दूसरी जानिब हमास का कहना है कि फौजी कैदियों की रिहाई की कीमत वो नहीं होगी जो शहरियों की रिहाई के बदले इसराइल ने अदा की। हमास का कहना है कि 10 कतरी सालसी मुआहदे के तहत रोजाना 10 इजाफी यरगमालियों को रिहा किया जा सकेगा। स्मोक की रोकथाम के लिए 3 रोजा स्मोक लॉकडाउन के बाद तलीमी इदारे दोबारा खुल गए। स्कूल, कॉलेजेस और जामियात में हाजिरी मामूल के मुताबिक, जबकि कारोबारी सरगर्मियां बहाल हो गईं। दुकानों और रेस्टोरेंट्स के औकात कार भी बदल गए। ताहम शहरों पर मास्क की पाबंदी बरकरार है। दूसरी जानिब अस्पतालों में स्मोक से मुतासिर होने वाले शहरों की आमद का सिलसिला भी जारी। गुज़िश्ता 6 रोज में शहर के 5 बड़े अस्पतालों में स्मोक से मुतासिरा 7000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हुए। जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 8 दहशतगर्द मारे गए। ISPR सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की मौजूदगी के इत्तला पर जनूबी वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और मासूम शहरियों के खिलाफ दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में सरगर्म। इसहाक डार सेनेट में कायदेवान नामजद PP का एतराज। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने सेनेटर इसहाक डार को सेनेट में कायदेवान नामजद कर दिया। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं तो कायदेवान इसहाक डार की बजाय किसी और को सेनेटर होना चाहिए। जरा PP सेनेटर्स।
सरकारी स्कीम के तहत हज 2024 के लिए दरखास्तों की वसूली शुरू कर दी गई है। तर्जुमान वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक सरकारी हज स्कीम के तहत 15 नामजद बैंकों में हज दरखास्तों की वसूली 12 दिसंबर तक जारी रहेगी। वजारत मजहबी उमूर के एलामिया के मुताबिक आइंदा बरस तकरीबन 89,605 पाकिस्तानी सरकारी स्कीम के तहत हज करेंगे। मुकर्ररा तादाद से ज़ायद दरखास्तें मौसूल होने की सूरत में कुरानदाजी की जाएगी। खातून पहली बार महरम के बगैर हज अदा कर सकेंगी। थर पार्कर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी, आसमानी बिजली गिरने से बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान। यालाबारी के बायस छाछड़ू की सड़कों पर सफेदी छा गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक छाछड़ू में आसमानी बिजली गिरने से बाप बेटा जा बहक हो गए। नंगर पार्कर और छाछड़ू में ही आसमानी बिजली गिरने से 100 से ज्यादा भेड़ बकरियां हलाक हुई। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक और खादिम अल-अगा अली बताया इंतकाल कर गए हैं। 5 रोज कबल अपने साथी अल-अगा अब्दा अली अदरीस के इंतकाल पर रंजीदा थे। शेख अल-अगा अली बताया हुजरा मुबारक की देखभाल, मस्जिद नबवी खोलने, बंद करने, रोशन और मुअत्तर करने पर मामूर थे। चंद रोज कबल रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक और खादिम शेख अब्दा अली अदरीस शेख का इंतकाल हुआ था। कौमी T20 टूर्नामेंट बैट पर फलस्तीन का झंडा लगाने पर आजम खान पर जुर्माना आयद। पाकिस्तानी बैटर आजम खान को अपने बैट पर फलस्तीन का झंडा लगाना महंगा पड़ गया। कौमी T20 टूर्नामेंट में आजम खान पर मैच फीस का 50% जुर्माना आयद कर दिया गया है। आजम खान को मैच रेफरी ने बैट पर फलस्तीन के झंडे का स्टिकर लगाने से मना किया था। बांग्लादेश की हुक्मरान जमात अवामी लीग ने क्रिकेट टीम के कप्तान शकीबुल हसन के इलेक्शन लड़ने की तस्दीक कर दी। मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अवामी लीग ने शकीबुल हसन की नामजदगी की तस्दीक की है। क्रिकेटर आइंदा बरस 7 जनवरी को आम इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। मकामी मीडिया के मुताबिक शकीबुल हसन अपने आबाई जिला मागोरावन के हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान अकरम और मैं हूं हुसैन हैदर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। 190 मिलियन पाउंड केस में नैब की जानिब से चेयरमैन पीटीआई के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है। एहतसाब अदालत रावलपिंडी के जज मोहम्मद बशीर ने अडयाला जेल में केस की समाअत की। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी, बहन अलीमा खान और उस्मा खान भी कमराए अदालत में मौजूद थी। इसके अलावा नैब प्रोसिक्यूटर मुजफ्फर अब्बासी की सरबराही में 5 रुकनी टीम भी अडयाला जेल पहुंची थी। दौरान समाअत नैब हुकाम की जानिब से चेयरमैन पीटीआई के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। अदालत ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए चेयरमैन पीटीआई को जुडिशल रिमांड पर भेज दिया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत आज दोबारा होगी। चीफ जस्टिस आबिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अदालत ने फ्रीकैंस से एवनफील्ड रेफरेंस में अपील पर दलाइल तलब कर रखे हैं। गुज़श्ता समाअत के दौरान नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने दलाइल के लिए 4 से 6 घंटे का वक्त देने की इस्तदा की थी, जबकि नैब ने एवनफील्ड रेफरेंस में अपील पर दलाइल के लिए सिर्फ आधा घंटा देने की इस्तदा की। अदालत का कहना था कि जरूरत पड़ने पर समाअत रोजाना की बुनियाद पर भी कर सकते हैं।
لاہور ہائی کورٹ نے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو عہدے سے ہٹانے کے لیے درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد بلال حسن نے ایڈوکیٹ محمد مقصد کی درخواست پر سماعت کی۔ دوران سماعت سرکاری وکیل نے دلائل دیتے ہوئے موقف اختیار کیا ہے کہ آئین میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ نگراں حکومت محض 90 دن کے لیے ہے۔ اگر ملک کا ایگزیکٹو نہیں ہوگا تو ملک چلے گا کیسے؟ وکیل درخواست گزار نے کہا کہ میری استدعا ہے کہ سب کچھ قانون کے مطابق ہو۔ نگران وزیر اعظم کا بنیادی کام الیکشن کروانا ہے، جو کہ وہ نہیں کروا رہے۔ وزیر اعظم اپنا تقدس کھو چکے ہیں۔ بی بی سی نے مجھ سے رابطہ کیا کہ اس معاملے کے حوالے سے مجھ سے جان سکیں۔ عدالت عالیہ نے ریمارکس دیے کہ بی بی سی اس درخواست میں فریق نہیں، اس کا ہم سے کیا لینا دینا۔ آپ جا کر معلوم کریں کہ پاکستان کیوں بنا، کس نے بنایا۔ آپ ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ آپ کا بی بی سی کا حوالہ مجھے پسند نہیں آیا۔ بعد ازاں لاہور ہائی کورٹ نے نگران وزیر اعظم کو عہدے سے ہٹانے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان 4 روزہ جنگ بندی کا آج آخری روز ہے۔ حماس نے مزید یرغمالیوں کی رہائی کے بعد جھڑپوں میں وقفے میں توسیع کے لیے رضامندی کا اظہار کیا ہے۔ خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق 24 نومبر سے شروع ہونے والی جنگ بندی کے نتیجے میں درجنوں یرغمالیوں کو رہا کیا جا چکا ہے، جس کے بدلے میں اسرائیل نے 100 سے زائد فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اب یہ دیکھا جائے گا کہ کیا کل منگل کے صبح اس 4 روزہ جنگ بندی کے اختتام سے پہلے اس میں مزید توسیع کی جائے گی یا نہیں۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ حماس نے ثالثوں کو مطلع کیا ہے کہ وہ اس جنگ بندی کو 2 سے 4 روز تک آگے بڑھانے کے لیے تیار ہے۔ حماس کے قریبی ذرائع نے بتایا کہ حماس کا خیال ہے کہ فی الوقت 20 سے 40 اسرائیلی قیدیوں کو رہائی کی یقین دہانی ممکن ہے۔ جنگ بندی کے معاہدے کے تحت حماس کے زیر حراست 50 یرغمالیوں کو 150 فلسطینی قیدیوں کے بدلے 4 روز میں رہا کیا جانا تھا۔ اگر ہر اضافی دن کم از کم 10 اسرائیلی قیدیوں کو رہا کیا جائے تو اس میں توسیع ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے امریکی صدر بائیڈن کا کہنا ہے کہ قیدیوں کے تبادلے کے لیے لڑائی میں وقفہ جاری رہنے کی امید ہے، جبکہ فرانسیسی وزیر خارجہ نے بھی جنگ بندی میں توسیع کی حمایت کی ہے۔ علاوہ ازیں اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے کہا ہے کہ امریکی صدر کو بتا دیا ہے کہ عارضی جنگ بندی ختم ہونے کے بعد اسرائیل پوری طاقت کے ساتھ غزہ میں مہم دوبارہ شروع کرے گا۔ اپنے بیان میں نیتن یاہو نے کہا کہ جنگ بندی میں توسیع کا خیر مقدم کریں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن کو بتا دیا ہے کہ عارضی جنگ بندی ختم ہونے کے بعد اسرائیل پوری طاقت کے ساتھ غزہ پر حملے شروع کرے گا۔ ایک بیان میں نیتن یاہو نے کہا کہ جنگ بندی میں توسیع کا خیر مقدم کریں گے۔ دوسری جانب حماس کا کہنا ہے کہ فوجی قیدیوں کی رہائی کی قیمت وہ نہیں ہوگی جو شہریوں کی رہائی کے بدلے اسرائیل نے ادا کی۔ حماس کا کہنا ہے کہ قطری ثالثی معاہدے کے تحت روزانہ 10 اضافی یرغمالیوں کو رہا کیا جا سکے گا۔ اسموگ کی روک تھام کے لیے 3 روزہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کے بعد تعلیمی ادارے دوبارہ کھل گئے ہیں۔ اسکول اور کالجز کے علاوہ جامعات میں حاضری معمول کے مطابق، جبکہ کاروباری سرگرمیاں بھی بحال ہو چکی ہیں۔ دکانوں اور ریسٹورانٹس کے اوقات کار بھی بدل گئے، تاہم شہریوں پر ماسک کی پابندی برقرار ہے۔ دوسری جانب ہسپتالوں میں اسموگ سے متاثر ہونے والے شہریوں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ گزشتہ 6 روز میں شہر کے 5 بڑے ہسپتالوں میں اسموگ سے متاثرہ 7000 سے زائد مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ فضائی آلودگی کے باعث پنجاب حکومت نے صوبے کے 10 اضلاع میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کا نفاذ کیا تھا۔ ادھر شہریوں کو آج بھی فضائی آلودگی سے نجات نہ مل سکی۔ لاہور فضائی آلودگی کے اعتبار سے 415 AQI کے ساتھ دنیا بھر میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ بھارتی دارالحکومت نئی دہلی کا دوسرا آلودہ ترین شہر قرار دیا گیا، جبکہ کراچی فضائی آلودگی کے لحاظ سے دنیا میں 4تھے نمبر پر ہے۔ لاہور میں مصنوعی بارش برسانے کے منصوبے پر عمل درآمد کے لیے ورکنگ گروپ قائم کر دیا گیا ہے۔ چیف سیکریٹری پنجاب کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں لاہور میں مصنوعی بارش برسانے، اسموگ ریڈکشن ٹاور کی تنصیب کے منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں تحفظ ماحولیات، زراعت، خزانہ اور متعلقہ محکموں کی سیکریٹریز، دفاعی اور عسکری ادارے کے حکام نے بھی شرکت کی۔ اجلاس میں محکمہ تحفظ ماحولیات کے حکام نے مصنوعی بارش برسانے کے لیے کلاؤڈ سیڈنگ، کلاؤڈنائزیشن کے طریقہ کار پر بریفنگ دی ہے۔ بریفنگ میں یہ مزید کہا گیا کہ کلاؤڈ سیڈنگ کے لیے پہلا ٹرائل 4 سے 6 ہفتے میں موقع متوقع ہے۔ ہوائی جہاز استعمال کرتے ہوئے کیمیائی عمل کے ذریعے کلاؤڈ سیڈنگ کا زیادہ انحصار موسمی حالات، بادلوں کی تشکیل پر ہوگا۔ کلاؤڈنائزیشن کے لیے دبئی کی کمپنی سے MOU آخری مراحل میں ہے۔ دوران بریفنگ
مزید کہا گیا ہے کہ اگلے 6 ہفتوں میں دبئی کی کمپنی کی جانب سے فراہم کردہ 5 سسٹمز کے ذریعے لاہور میں منتخب جگہوں پر کلاؤڈائزیشن کا تجربہ کیا جائے گا۔ لاہور میں اسموگ ریڈکشن ٹاورز کی تنصیب کے لیے ماہرین کی ٹیم اگلے ماہ چین جائے گی۔ منصوبوں کی نگرانی کے لیے محکمہ تحفظ ماحولیات میں مانیٹرنگ سیل قائم کیا جا رہا ہے۔ اجلاس کے دوران چیف سیکریٹری نے کہا کہ پنجاب حکومت اسموگ کی روک تھام کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے۔ ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے۔ پنجاب میں اسموگ کی روک تھام کی کوششوں میں وفاقی اور عسکری اداروں کا تعاون قابل ستائش ہے۔ اجلاس کے دوران مصنوعی بارش برسانے کے منصوبے پر عمل درآمد کے لیے ورکنگ گروپ قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ورکنگ گروپ وفاقی اور صوبائی محکموں اور ریسرچ سے وابستہ اداروں کے نمائندوں پر مشتمل ہے۔ اور خبر آپ کو دیں کہ قومی احتساب بیورو نے نگران وزیر اعظم کے مشیر احد چیمہ کو آمدن سے زائد اثاثوں کے ریفرنس میں کلین چٹ دے دی ہے۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات ریفرنس میں احد چیمہ کی بریت کی درخواست پر نیب کی جمع کرائی گئی رپورٹ سامنے آ گئی ہے۔ نیب رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ احد چیمہ کے خلاف آمدن سے زائد اثاثوں کا نیب ریفرنس نہیں بنتا۔ احد چیمہ کے تمام اثاثے ان کی آمدن سے مطابقت رکھتے ہیں۔ احد چیمہ کے مبینہ بے نامی اداروں نے اپنی ذاتی انکم سے پراپرٹیز بنائی ہیں۔ احد چیمہ کے مبینہ بے نامی اداروں کی پراپرٹیز کو احد چیمہ سے لنک نہیں کیا جا سکتا۔ رپورٹ میں نیب نے موقف اختیار کیا ہے کہ احد چیمہ کے رشتہ داروں سعدیہ منصور، منصور احمد اور نازیہ اشرف کے اکاؤنٹس احد چیمہ کے بے نامی اکاؤنٹس نہیں۔ ری انویسٹیگیشن کے مطابق وزیر اعظم کے معاون خصوصی کی کل آمدن 213 ملین اور اخراجات 131 ملین ہیں۔ نیب کا کہنا ہے کہ احد چیمہ کے بنائے گئے اثاثے ان کی آمدن کے مطابق ہی ہیں۔ ری انویسٹیگیشن کے دوران احد چیمہ نے اپنی انکم اور منافع سے متعلق ریکارڈ نیب کو فراہم کیا۔ احد چیمہ کی جانب سے جمع کرائے گئے ریکارڈ کی تصدیق بھی کی گئی۔ ریکارڈ درست ثابت ہوا۔ سیکیورٹی فورسز نے جنوبی وزیرستان کے علاقے سراروغا میں آپریشن کیا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں 8 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد ہوا۔ ہلاک دہشت گرد سیکیورٹی فورسز اور شہریوں کے خلاف کارروائیوں میں ملوث تھے۔ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے۔ سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے خبر آپ کو دیں کہ سرکاری اسکیم کے تحت حج 2024 کے لیے درخواستوں کی وصولی شروع ہو چکی ہے۔ ترجمان وزارت مذہبی امور کے مطابق سرکاری حج اسکیم کے تحت 15 نامزد بینکوں میں حج درخواستوں کی وصولی 12 دسمبر تک جاری رہے گی۔ وزارت مذہبی امور کے اعلامیے کے مطابق آئندہ برس تقریباً 89,605 پاکستانی سرکاری اسکیم کے تحت حج کریں گے۔ مقررہ تعداد سے زائد درخواستیں موصول ہونے کی صورت میں قرعہ اندازی کی جائے گی۔ خواتین پہلی بار محرم کے بغیر حج ادا کر سکیں گی۔ ترجمان کے مطابق 16 دسمبر 2024 تک کارآمد پاکستانی پاسپورٹ پر درخواستیں جمع کروائی جا سکیں گی۔ پاسپورٹ اپلائی کرنے کے ٹوکن پر بھی حج درخواست پروسیس ہو سکے گی۔ وزارت مذہبی امور کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اسپانسرشپ اسکیم کے تحت 25,000 نشستیں پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر جمع ہوں گی۔ ریگولر حج اسکیم کے تحت موصول ہونے والی درخواستوں پر قرعہ اندازی کی جائے گی۔ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور خادم الغا علی بدایا انتقال کر گئے ہیں۔ 5 روز قبل اپنے ساتھی الغا عبدہ علی ادریس کے انتقال پر رنجیدہ تھے۔ شیخ الغا علی بدایا حجرہ مبارک کی دیکھ بھال، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کھولنے، بند کرنے، روشن اور معطر کرنے پر مامور تھے۔ واضح رہے کہ چند روز قبل روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور خادم شیخ عبدہ علی ادریس شیخ کا انتقال ہوا تھا۔ سعودی میڈیا رپورٹس کے مطابق روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسجد نبوی کے قدام جنہیں اغوات کہا جاتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے رشتہ دار حرمین شریفین کی خدمت کے لیے وقف کیے ہوتے ہیں۔ یہ زائرین کی خدمت پر بھی مامور ہوتے ہیں، اپنا کام نظم و ضبط سے کرتے ہیں۔ اور اب بات کریں گے آسمانی بجلی کے متعلق۔ تو تھر پار کر کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور یالہ باری ہوئی ہے، جبکہ آسمانی بجلی گرنے سے بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصان ہوا ہے۔ یالہ باری کی
22 छाछड़ू की सड़कों पर सफेदी छा गई है, जबकि थरपारकर में गुज़िश्ता रात से गरज चमक के साथ हल्की और कहीं तेज बारिश का सिलसिला भी जारी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक छाछड़ू में आसमानी बिजली गिरने से बाप और बेटा जा बहक हो गए हैं। इसके अलावा नंगर पारकर और छाछड़ों में आसमानी बिजली गिरने से 100 से ज्यादा भेड़ बकरियां हलाक हुई। उधर हैदराबाद में रात भर वक्फे से होने वाली बारिश का सिलसिला थम गया है। बारिश के बाद से मौसम सर्द और शहर में बादल छाए रहे। हैदराबाद में 131 में से 91 फीडर्स सेफ्टी और फनी खराबी के सबब बंद रहे। पाकिस्तान के वस्ती एशियाई और मगरबी ममालिक के साथ तिजारती ताल्लुकात स्पाइस रूट इनिशिएटिव के मुताबिक अक्सर ये गलत फहमी पाई जाती है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से गुजरने वाले रास्तों का इस्तेमाल किए बगैर सेंट्रल एशियन ममालिक के साथ तिजारत नहीं कर सकता। अफवाह सुनने में आती है कि अगर पाकिस्तान वस्ती एशियाई ममालिक तक रसाई हासिल करना चाहता है तो अफगानिस्तान में अमन जरूरी है। हकीकत यह है कि अफगानिस्तान की सूरत हाल कई दहाइयों से गैर मुस्तहकिम है और तालिबान की हुक्मरानी में ये मजीद बिगड़ गई है। पाकिस्तान वस्ती एशियाई ममालिक के साथ तिजारत के लिए अफगानिस्तान पर बिल्कुल इन्हिसार नहीं करता। पाकिस्तान में सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के साथ तिजारत 3 सालों में $100 मिलियन से बढ़कर $487 मिलियन हो गई। खुसूसन पिछले 1 साल में इन ममालिक के साथ तिजारती शराकत दारी में खातिर खा तरक्की हो रही है और 2024 के आखिर तक सिर्फ काजाकिस्तान के साथ हमारे तिजारती हुज्म में कई गुना इजाफा मुतवक्के है। पाकिस्तान में नज़्में मुस्तहकिम करने, स्मार्ट इख्तराई और फाल हुकूमत अमली अपनाने की वजह से हमारी तिजारत में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान अफगानिस्तान को नजरअंदाज करते हुए वस्ती एशिया में तिजारत के लिए तुर्की और रूस के मुतबादिल रास्ते भी इस्तेमाल कर रहा है। स्पाइस रूट इनिशिएटिव इस वक्त सेंट्रल एशियन रिपब्लिक ममालिक के साथ तिजारत के लिए 4 रास्ते इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिनमें ट्रांजिट का वक्त तकरीबन 13 से 15 दिन है। पहला रूट चीन, खुजराब, काशगर, कोरदे, अक्जोल, किर्गिस्तान, अलमाती, काजाकिस्तान है। दूसरा रूट चीन, खुजराब, दोशंबा, ताशकंद। तीसरा रूट ईरान, तफ्तान, हीरचंद, सारख, दोशंबा, ताशकंद, मास्को। जबकि चौथा रूट ईरान, तुफ्तान, कम, बाकू, इस्तांबुल है। पाकिस्तान ने मगरबी मार्केट में तिजारत के फरोग के लिए स्पाइस रूट्स के जरिए भी अपने सफर का आगाज कर दिया है। इस सिलसिले में नेशनल लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन ने शानदार कारकर्दगी दिखाई है। नेशनल लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन ने दवा साजी, टेक्सटाइल, चमड़े, जराही के सामान, मशीनरी और केमिकल्स ले जाने के 240 से ज्यादा कामयाब ऑपरेशंस मुकम्मल किए हैं। नेशनल लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन ने सिविलियन ठेकेदारों और ड्राइवरों को मुलाजमतें दी जिन्हें अमेरिकी डॉलर में अच्छी रकम अदा की जाती है, जिससे कौमी खजाने में भी इजाफा होता है। अगर अफगानिस्तान का रास्ता सबके लिए बाहमी फायदामंद शराइत पर खोला जाता है तो पाकिस्तान को इस रास्ते के इस्तेमाल में कोई मसला नहीं है। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे मगर इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। गैर कानूनी अफगान बशिंदों का अपने मुल्क वापस जाने पर आवाम का इजहार राय। 1 अक्टूबर को हुकूमत और पाक फौज की जानिब से एपेक्स कमेटी के इजलास में अफगान बशिंदों को अपने मुल्क वापस भेजने का फैसला किया गया। 31 अक्टूबर की डेडलाइन खत्म होने के बाद सिर्फ गैर कानूनी अफगान बशिंदों का पाकिस्तान से महफूज और बाइज्जत इनखला यकीनी बनाया गया है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की मुल्क बदरी से मुल्की मैशत पर मस्बत असरात मरातब हो रहे हैं। इस हवाले से शहरियों ने अपने तासुरात का इजहार करते हुए कहा है कि हुकूमत ने जो इकदाम उठाया अफगानियों को निकालने का बहुत अच्छा है, इससे हमारी मैशत पर बहुत अच्छा फर्क पड़ा है। स्ट्रीट क्राइम में काफी कमी आई है, हम हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। शहरियों का कहना है कि जब से अफगानी गए हैं डकैती की वाकयात में बेपनाह कमी आई है। जब से अफगानी गए हैं हमारे कारोबार बहाल होना शुरू हुए हैं और चोरी के वाकयात में कमी आई है। हुकूमत और पाक फौज की जानिब से अफगानियों को निकालने का फैसला दुरुस्त है। हम अपनी रियासती इदारों और पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। ने जो इकदाम उठाया था ये अफगानियों को बाहर निकालने का, ये बहुत अच्छा इकदाम निकाला था उन्होंने। इससे काफ़ी फ़र्क पड़ गया है, हमारी इकनॉमी में भी बहुत अच्छा फ़र्क पड़ गया है
ये बहुत अच्छी हो गई है। और इसके अलावा स्ट्रीट क्राइम में भी बहुत फ़र्क आ गया है कि लोग पहले अपनी फैमिलियों को भी जो है बाइकों में लेके नहीं निकल सकते थे, लेकिन अब काफ़ी सुकून है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी गवर्नमेंट का। अब ये मोबाइलें छिन रहे थे अफगानी, कोई बाइक चुरा रहा था, कहीं डकैतियाँ पड़ रही थी, तो ज़्यादातर ये अफगानी ही लोग थे। तो अब हमारे बच्चे महफूज हैं। जो मतलब बेहतर हो हमारे लिए, हमारे रियासत हमारे लिए वही फैसला करेगी। जो इन्होंने स्टेप लिया बिल्कुल सही स्टेप लिया, सही करा इन्होंने। अफगानियों के जाने से हमारे मुल्क की मईशत बहुत बेहतर हुई है। जब अफगानी यहाँ पे मौजूद थे, चोरी डकैती और पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत ख़राब थी। जैसे ही वो जिस दिन से वो जाना शुरू हुए हैं उस दिन से इकॉनमी में बेहतरी आना शुरू हुई है, कारोबार बहाल होना शुरू हो गए हैं और चोरी डकैती मतलब बहुत कम देखने में आ रही है। हमारी रियासत ने जो इक़दाम उठाया था अफगानियों को जो अपने मुल्क भेजना, तो उससे जो है बेहतरी हमारे मुल्क में बेहतरी आई है और उससे जो है ना बताओ हमारी इकॉनमी भी ऊपर गई है और जो है ना बताओ हमारे मुल्क के मसाइल भी हल हो गए। स्ट्रीट क्राइम और मुख्तलिफ वारदात भी जो है उसमें भी कमी वाक़ई हो गई है, बल्कि ख़त्म ही हो गई है। अक्सर वारदात के अंदर ज़्यादातर जो है अफगानी मुलव्विस हुआ करते थे और जिसकी वजह से हम लोगों को परेशानी हो रही थी। अफगानियों की एक रश होके रह गया था कि वहाँ पे किसी ने गोली मार दी, वहाँ पे किसी ने लूट लिया, कोई गाड़ी छीन के भाग गया। मेरा तजर्बा, मैंने जो देखा, मैं ये अल्फाज नहीं उठाती, मैं ये नहीं कहती, मगर मैंने ये देखा कि जैसे जैसे अफगानी जा रहे हैं इस मुल्क से बाहर, हमारे पाकिस्तान में बेहतरी आ रही है। हमारे रियासती इदारों ने जो इकदाम उठाया था कि इनको इनके मुल्क वापस भेजा जाए, तो आज पाकिस्तान की इकोनॉमी भी माशाल्लाह से डेवलप हो रही है और पाकिस्तान के हालत भी बेहतरी की तरफ हो रहे हैं। हमारे इदारे अल्हम्दुलिल्लाह कानून के पाबंद हैं। हम अपनी फौज के साथ थे, हैं और सारी जिंदगी रहेंगे। अहम तरीन खबर आपको दें कि एक बार फिर अफगान शहरियत वाला शख्स दहशत गर्द निकला है। गुज़िश्ता रोज बकाखैल बम धमाके का बमबार भी अफगान शहरी ही निकला। दहशत गर्द का नाम रोबिनुल्लाह वल्द खानवर गुल है। अफगान हुकूमत के कानूनी दस्तावेज रखने वाले लोग भी पाकिस्तान में दहशत गर्दी में मुलविस पाए गए हैं। अफगान हुकूमत ने TTP के एक और खारिज और दहशत गर्द को कानूनी दस्तावेज क्यों दी हैं? क्या अब हुकूमत पाकिस्तान को इन कानूनी दस्तावेजात रखने वाले अफगानियों को भी मुल्क से बाहर फेंकना पड़ेगा? एक बार फिर अफगान शोहरियत वाला शख्स दहशत गर्द निकला है। गुज़श्ता रोज बकाखेल बम धमाके का बमबार भी अफगान शहरी निकला। दहशत गर्द का नाम रोबिनुल्लाह वल्द खानवर गुल है। अफगान हुकूमत के कानूनी दस्तावेज रखने वाले लोग भी पाकिस्तान में दहशत गर्दी में मुलविस हैं। अफगान हुकूमत ने TTP के एक खारिज और दहशत गर्द को कानूनी दस्तावेज क्यों दी? क्या अब हुकूमत पाकिस्तान को इन कानूनी दस्तावेजात रखने वाले अफगानियों को भी बाहर फेंकना पड़ेगा? आपको बताएं कि एक बार फिर अफगान शोहरियत वाला शख्स दहशत गर्द निकला है। गुज़िश्ता रोज बकाखेल बम धमाके का बमबार भी अफगान शहरी ही निकला। दहशत गर्द का नाम रोबिनुल्लाह वल्द खानवर गुल है। अफगान हुकूमत के कानूनी दस्तावेज रखने वाले लोग भी पाकिस्तान में दहशत गर्दी में मुलविस हैं। अफगान हुकूमत ने TTP के एक और खारिज और दहशत गर्द को कानूनी दस्तावेज क्यों दी? क्या अब हुकूमत पाकिस्तान को उन कानूनी दस्तावेजात रखने वाले अफगानियों को भी बाहर फेंकना पड़ेगा? जी, आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि एक बार फिर अफगान शोहरियत वाला शख्स दहशत गर्द निकला। गुज़श्ता रोज बकाखेल बम धमाके का बमबार भी अफगान शहरी निकला। दहशत गर्द का नाम रोबिनुल्लाह वल्द खानवर गुल है। अफगान हुकूमत के कानूनी दस्तावेज रखने वाले लोग भी पाकिस्तान में दहशत गर्दी में मुलविस हैं। अफगान हुकूमत ने TTP के एक खारिज और दहशत गर्द को कानूनी दस्तावेज क्यों दी? क्या अब हुकूमत पाकिस्तान को इन कानूनी दस्तावेजात रखने वाले अफगानियों को भी बाहर फेंकना पड़ेगा? बनू के इलाके बकाखेल में सिक्योरिटी काफिले पर खुदकुश हमले में 2 अफराद शहीद जबकि 3 एहलकार समेत 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। ISPR के मुताबिक बकाखेल में मोटरसाइकिल सवार खुदकुश हमलावर ने सिक्योरिटी फोर्सेज के काफिले पर हमला करते हुए खुद को धमाका खेज मवाद की मदद से उड़ा लिया। ISPR के मुताबिक खुदकुश हमलावर की शिनाख्त अफगान शहरी के तौर पर हुई है जिसका ताल्लुक कलअदम TTP के हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से बताया जाता है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ने बताया है कि खुदकुश हमले में 2 मासूम शहरी शहीद हुए और 3 फौजी एहलकारों समेत 7 अफराद जख्मी भी हुए हैं।
ISPR के मुताबिक इलाके में मौजूद किसी और दहशतगर्द को खत्म करने के लिए ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत खत्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। बन्नू के इलाके बकाखील में सिक्योरिटी काफिले पर खुदकुश हमले में 2 अफराद शहीद और 3 एहलकारों समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक बकाखील में मोटरसाइकिल सवार खुदकुश हमलावर ने सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर हमला करते हुए खुद को धमाका खेज मवाद की मदद से उड़ा लिया। ISPR के मुताबिक खुदकुश हमलावर की शनाख्त अफगान शहरी के तौर पर हुई, जिसका ताल्लुक कलअदम TTP के हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से है। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ने बताया है कि खुदकुश हमले में 2 मासूम शहरी शहीद हुए और 3 फौजी एहलकार समेत 7 अफराद जख्मी भी हुए हैं। ISPR के मुताबिक इलाके में मौजूद किसी और दहशतगर्द को खत्म करने के लिए ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं सीनियर रिपोर्टर अली असगर भट्टी से। जी असगर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, जैसे कि हमारे पाकिस्तान हमेशा कहता रहा कि अफगानिस्तान पाकिस्तान में दहशतगर्दी करता रहता, उसकी कड़ियां हमेशा मिलती रही हैं। इसी तरीके से 27 नवंबर को एक मोटरसाइकिल सवार ने खुदकुश हमला किया। खुदकुश हमले में मोटरसाइकिल सवार जिसका नाम हाफिज गुल था, बहादुर ग्रुप से वाबस्ता है, अफगानी शहरी के तौर पर शनाख्त हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को सिक्योरिटी फोर्सेज के पर खुदकुश हमले में उसे उड़ा दिया गया, जिसमें 2 शहरी जो बेगुनाह शहादत को गले से लगाया, जिसमें 7 शहरी जख्मी हुए और 3 फौजी जख्मी हुए। इलाके में पाए जाने वाले दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सर्च ऑपरेशन भी किया जा रहा है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरज़म है। हमारे बहादुर सिपाही और हमारी बहादुर अवाम की इस कुर्बानियों पर पुरज़म मजबूत है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अफगानिस्तान की जो सरजमीन है पाकिस्तान के लिए दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होती है। इससे पहले भी पाकिस्तान कह चुका है। दहशतगर्दी का जो हवाला नंबर है मैं अपने नाज़रीन को वो भी बताना चाहता हूँ कि 08911616164 इस शनाख्तीकार के बंदा पाकिस्तान में दाखिल हुआ था। इसका मतलब यह है कि अफगानिस्तान की जो हुकूमत है तफसीलात रखने वाले पाकिस्तानी दहशतगर्दी में मुलव्वस है। तो यहाँ पर पाकिस्तान ये सवाल उठाते हैं कि अफगानिस्तान की हुकूमत TTP से एक दहशतगर्द को भी तफसीलात दिए हुए हैं। क्या अब पाकिस्तानी हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि तफसीलात रखने वाले अफगानियों को भी बाहर फेंकना नहीं चाहिए जो पाकिस्तान की दहशतगर्दी में मुलव्वस है? जी, सीनियर रिपोर्टर अली असगर भट्टी हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फाहद बिन अब्दुल्ला मुतीर ने मुलाकात की है। मुलाकात में दिफा, सिक्योरिटी, फौजी तरबियत के शोबों में ताउन के अलावा इलाकाई सूरत हाल और मशरिक वस्ता में जारी तनाज़ात पर तबादला ख्याल किया गया। रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस के कमांडर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के किरदार को सराहा। खित्ते में अमन अमान कायम करने में दी गई कुर्बानियों की दरख्वास्त जबरदस्त खराज तहसीन भी पेश किया गया है। CEO SA ने मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ अपने स्ट्रेटेजिक और बरादराना ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। कबल अज़ी GH की आमद पर पाक फौज के चाकर चौबंद दस्ते ने मौजूद मेहमानों को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। रावलपिंडी के इलाके डियाला में शहरियों का चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ एहतजाज। जाली पीरनी नामंजूर, जाली निकाह नामंजूर और चेयरमैन PTI मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। मुजाहिरीन ने चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी की गाड़ी को घेर लिया। मुजाहिरीन ने बुशरा बीबी की गाड़ी का डियाला जेल के गेट तक पीछा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि हम आम शहरी हैं, किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं। रावलपिंडी के इलाके अडयाला में शहरियों का चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ एहतजाज किया गया है। जाली पीरनी नामंजूर, जाली निकाह नामंजूर और चेयरमैन PTI मुर्दाबाद के नारे लगाए गए हैं। मुजाहिरीन ने चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी की गाड़ी को घेर लिया। मुजाहिरीन ने बुशरा बीबी की गाड़ी का अडयाला जेल के गेट तक पीछा किया। उनका कहना था कि हम आम शहरी हैं, किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है।
1971 की पाक भारत जंग, भारतीय मेजर जनरल्स पाकिस्तान की बहादुर फौज के मुतरफ निकले। 1971 की मिशर की पाकिस्तान के साथ मगरबी पाकिस्तान के महाज पर भी पाक आर्मी के ऑफिसर्स और जवान सरहद पर दिफाए वतन में जान हथेली पर रखे दुश्मन के सामने डटे रहे। पाकिस्तान आर्मी की मायानाज यूनिट 20 लॉन्सर्स के 40 स्क्वाड्रन ने हरारे खुर्द से हरारी कलां तक के इलाके पर दुश्मन के बड़े हमले को इंतहाई दलेरी और जमा मर्दी से नाकाम बना दिया और 8 दिसंबर 1971 की शब हरारे खुर्द से हरारी कलां के दिफा पर मामूर 40 स्क्वाड्रन पर दुश्मन की आर्टिलरी ने मुसलसल 1 घंटा शदीद गोलाबारी की, जिसके बाद डोगरा बटालियन और स्नेकर्स हॉर्स टैंक अर्जुमंड ने भरपूर हमला किया। इस हमले को 40 स्क्वाड्रन ने इंतहाई दलेरी और जवामर्दी से नाकाम बनाया, जिसमें दुश्मन भारत को भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा और पसपाई इख्तियार की। इस हमले में 40 स्क्वाड्रन की दलेरी के बायस दुश्मन के 24 सिपाही हलाक हुए, जबकि 65 शदीद जख्मी हुए। 1971 की पाक भारत जंग का अगर मजमूई जायजा लिया जाए तो बिलाशुबा पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने कलील तादाद और कम जंगी साजो सामान के साथ अपने से कई गुना बड़े दुश्मन के दांत खट्टे किए। मेजर जनरल गुरचंद सिंह अपनी किताब में लिखते हैं, पाक फौज के कोर रंग ट्रॉप्स ने इंतहाई बहादुरी और बेहतरीन हिकमत अमली का मुजाहरा करते हुए अपने से बड़ी फौज का हमला तवील वक्त तक रोके रखा। हिंदुस्तान टैंक सिर्फ पाकिस्तानी कोरिंग ट्रूप्स को पीछे धकेलने में कामयाब हुए और दिफाई लाइन तक पहुंचे। पहली बड़ी रुकावट को अबूर करने की भारतीय कोशिशें नाकाम हो गईं। हिंदुस्तानियों को सिर्फ 8 मील आगे बढ़ने में 12 दिन और 12 रातें लगी। पाकिस्तान ने सरहद से लेकर अहम दिफाई पोजीशन तक सिर्फ अपने कवरिंग ट्रूप्स के साथ लड़ाई लड़ी। मेजर जनरल गुरचंद सिंह लिखते हैं कि भारत की फौज तादाद और जंगी साजो सामान के लिहाज से बहुत बेहतर थी, मगर उसे पाकिस्तान की बहादुर फौज कलील तादाद और कम जंगी साजो सामान के बावजूद इंतहाई सख्त हरीफ साबित हुई। डिप्टी कमिश्नर कलात हाफिज मोहम्मद कासिम काकड़ ने बच्चों को कतरे पिलाकर 5 रोजा पोलियो मुहिम का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह कर दिया है। डीएचओ डॉक्टर नसीम लांगू, डिप्टी डीएचओ डॉक्टर इकबाल नौरजई, डब्ल्यूएचओ जिला कलात के सरबराह डॉक्टर नसीर कर्द और डीएसपी मीर फैसल खुर्शीद रशीद के अलावा एसएचओ हबीब बाबाई ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नसीम लांगू ने डिप्टी कमिश्नर को 5 रोजा पोलियो मुहिम से मुतालिक ब्रीफिंग देते हुए कहा कि पूरे जिला के 19 यूनियन काउंसिल्स में कुल 3,08,667 बच्चों को कतरे पिलाए जा चुके हैं। डिप्टी कमिश्नर हाफिज मोहम्मद कासिम काकड़ ने कहा कि पोलियो टीमें घर घर जाकर 5 साल तक के तमाम बच्चों को पोलियो के कतरात पिलाएं। एरिया सुपरवाइजर्स टीमों की अच्छी तरह निगरानी करें। पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने के लिए वालिदैन, सियासी समाजी कारकुनान, उलमाए कराम, शोरा, अदबा और सहाफी बरादरी अपना मुस्बत किरदार अदा करें। पोलियो से पाक मुआशरे की तश्कील हम सबका बुनियादी मकसद है। सीनियर सहाफी और डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मलीर के ऑफिस सेक्रेटरी पर दौरान कवरेज होने वाले तशद्दुद की सियासी, समाजी और सहाफी हलकों की तरफ से शदीद मजम्मत की गई है। जस्कम चेयरमैन सनान खान कुरैशी और डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मलीर के सदर मुर्तजा चांडियों की सरपरस्ती में अफ्रीकैन के माबैन मुज़ाकरात हुए। इस दौरान दोनों अफ्रीकैन के दलाल सुने गए और बाद अज़ां मज़कूरा सहाफी पर हमला और तशद्दुद करने वालों को कसूरवार ठहराया गया। देखते हैं कराची से राजा बलूच की इस रिपोर्ट। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मलीर के ऑफिस सेक्रेटरी पर दौरान कवरेज होने वाले तशद्दुद की सियासी, समाजी व सहाफियों ने शदीद मजम्मत की, जबकि जस्कम चेयरमैन सनान खान कुरैशी और डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मलीर के सदर मुर्तजा चांडियों की सरपंची में फरीकेन के माबैन मुज़ाकरात भी हुए। इस दौरान दोनों फरीकेन के दलाइल सुने गए और बाद अज़ां मज़कूरा सहाफी पर हमला और तशद्दुद करने वाले को कसूरवार ठहराया गया। दूसरी जानब सुमार जो कि गोट और इलाका मोअज़्ज़ीन ने जस्कम चेयरमैन सनान खान कुरैशी की सरबराही में डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मलीर पहुंचकर मुतासर सहाफी मुख्तार चांडियों को इज्जत बख्शी और अजरक के तोहफे पेश किए। इस मौके पर सीनियर सहाफी मुख्तार चांडियों ने कहा कि सहाफी आवाम के हुकूक की तर्जुमानी करते हैं और मजलूम आवाम की आवाज आलावानों तक पहुंचाने में अपना भरपूर किरदार अदा करते हैं। सहाफी बिला खौफ के अपनी खिदमात सर अंजाम देता है। इस दौरान डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मलीर के सेक्रेटरी जनरल हनीफ सुबरो, सीनियर सहाफियों मुस्तफा अब्बासी, राजा बलोच, सजाद शजड़ो, हसन तगड़, अयाज बागत, सनाउल्लाह शेख, इरफान मेमन समेत सुमार जोखियो गोट के मोअज़्ज़ीन हबीबुल्ला जोखियो, हाजी इलियास जोखियो, एजाज शेख व दीगर भी मौजूद थे। कैमरा टीम के साथ शहर कराची में एफबी इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। स्ट्रीट क्राइम की दर्जनों वारदातों में मतलूब मुल्जमान गिरफ्तार।
मुलजमान के कब्जा से नाजायज असलहा और मोटरसाइकिल बरामद कर लिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अनवार अहमद शेख की इस रिपोर्ट में। FB इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस की खुफिया इतला पर कार्रवाई। स्ट्रीट क्राइम की दर्जनों वारदातों में मतलूब गिरफ्तार मुलजिम डकैती, मोटरसाइकिल छीनना और चोरी करने की वारदातों समेत दौरान डकैती मज़ामत पर फायरिंग करने में मुलव्विस है। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त मोहम्मद सिकंदर वल सैयद सरवर अली और अली रजा वल मोहम्मद कामरान के नामों से हुई। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से एक अदद TT पिस्टल, 30 बोर लोड मैगजीन, एक अदद छीना हुआ मोबाइल फोन और एक अदद मोटरसाइकिल थाना सरजानी टाउन बरामद। गिरफ्तार मुलजिम इससे कबल मुतादिद बार गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है। मुलजिम सिकंदर का साबका रिकॉर्ड ये है: FIR नंबर 48/2022 394 397 34, FIR नंबर 61/2022 397 34, FIR नंबर 62/2022 353 324 34 788, FIR नंबर 63/2022 23/1, FIR नंबर 64/2022 23/1। मुलजिम अली रजा का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। FIR नंबर 48/2022 394 397 34, FIR नंबर 61/2022 397 34, FIR नंबर 62/2022 353 324 34 788, FIR नंबर 63/2022 23/1। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ 248/2023, 248/2023, 392 397 34, 200। मौसम सरमा का आगाज होते ही चिश्तिया में लंडा बाजार के स्टॉल सज गए हैं। शहरी सर्दी से बचने के लिए बच्चों और खुद के लिए गर्म मलबूसात खरीदने के लिए लंडा बाजार पहुंच चुके, लेकिन महंगाई ने लंडा बाजारों को भी ना बख्शा। मजीद इसी हवाले से तफसीलात बता रहे हैं ताहिर हसन से। जी ताहिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मौसम सरमा का आगाज होते ही चिश्तिया में लंडा बाजार जो है वो सज चुके हैं, जहाँ पर शहरी जो है गर्म मलबूसात लेने के लिए लंडा बाजारों की तरफ रुख कर रहे हैं। अगर बात करें तो लेकिन यहाँ पर शहरी जो है महंगाई का शिकवा भी करते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद है जो कि लंडा बाजार से कुछ खरीदारी कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे। बाबा जी, क्या कहते हैं मार्केट में क्या कीमतें और यहाँ पर क्या खरीद रहे हैं और कीमतों के हवाले से क्या कहते हैं? मार्केट में तो बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये लंडे वाले भी हमारे तो नहीं बस में आ रहे हैं। ये कह रहे हैं हमें पीछे से बहुत महंगाई मिलता है, हम कैसे लें? 200 की चीज है 600 रुपए में मिलती है, हम कहाँ से लें? खुदारा उन लोगों को समझाओ, यहाँ से ये गरीब लेके आते हैं। मेहरबानी करो, हम तो मर जाएंगे सर्दी में। अच्छा सर, आप बताएं, दुकानदार हैं, क्या कहते हैं पिछले साल की निस्बत इस साल की क्या इजाफा हुआ और खरीदार आ रहे हैं, क्या खरीदारी कर रहे हैं? जी काम बहुत ठंडे हैं इस वजह से, महंगाई की वजह से। लाहौर से माल लेके आते हैं, पिछली दफा से इस दफा भी दर्जन के मगर 2000 रुपये बढ़ा दिया उन्होंने। जो बंडल पिछली दफा 15,000 का लेके आते हैं, इस वक्त 22-23,000 का, 7-8 हजार रुपये पीछे से बहुत रेट तेज हो गया। इधर लोग आते हैं, ज्यादा पूछ के चले जाते हैं। महंगाई का बहुत, सर्दी से बचने के लिए शहरी जहाँ पर खरीदारी करने के लिए आ तो रहे हैं, लेकिन वो महंगाई का शिकवा भी करते जो है वो नजर आ रहे हैं। कहते हैं कीमतें बहुत ज्यादा है। रेस्क्यू 1122 को भी खिदमत में पेश। रेस्क्यू जवान दिन हो या रात, आंधी हो या तूफान, हम अब खिदमत इंसानी में मसरूफ हैं। रेस्क्यू आरिफ वाला को 7 अदद मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सर्विस मुहैया कर दी गई है। इसी पर मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे रजा जैदी से। जी रजा, बताइएगा। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं रेस्क्यू 1122 के ऑफिस में, जहां पर शहरियों की तिब्बी इमदाद के लिए 7 अदद मोटरसाइकिल एम्बुलेंस दी गई हैं, जिन पर तंग गलियों तक भी तिब्बी इमदाद के लिए पहुंचा जा सकेगा। हमारे साथ मौजूद हैं रेस्क्यू ऑफिसर, उनसे जानते हैं कि मजीद इसके बारे में वो क्या कहना चाहेंगे। जी, सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट मोहतरम डॉक्टर रिजवान सीर साहब और रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर अरशादुल हक साहब की हदायत पर और डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर की सरबराही में डिस्ट्रिक्ट पाकपतन से तहसील आरावाला में मोटर बाइक एम्बुलेंस सर्विस पहुंचा दी गई हैं। और ये मोटर बाइक एम्बुलेंस सर्विसेज शहर के मुख्तलिफ की पॉइंट्स, लारी अड्डा, कबुल्ला चौक और रेस्क्यू स्टेशन कुमारावाला चौक पर की पॉइंट बना दिए गए हैं। और ये मोटर बाइक सर्विस इन की पॉइंट से शहर में रिस्पांस टाइम को बेहतर रखते हुए बर वक्त रिस्पांस करेंगी और बेहतर इमरजेंसी सर्विसेज और फर्स्ट एड शहरियों को पहुंचाएंगी। इस पर तरबियत याफ्ता अहलकार अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। जैसा कि आपने सुना, मोटरसाइकिल
दूसरे शहरों की तरह बहावल नगर में भी 5 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज हो गया है। डिप्टी कमिश्नर ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का आगाज किया। जिला भर में 2786 टीमें अपनी ड्यूटी के फराइज सरंजाम देंगी। 5,85,468 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। इस वक्त हमारे नुमाइंदे शहबाज प्रिंस सुपरिटेंडेंट DHQ के साथ मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे लेंगे। जी शहबाज, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद बून ने ज़िला अस्पताल में पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में MS डॉक्टर इकबाल मकमल साहब के पास। इनसे हम बात करेंगे पोलियो के हवाले से। सर, पोलियो मुहिम का आपने आगाज़ कर दिया है। पोलियो पिलवाने से किन बीमारियों से बचा जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो पोलियो वैक्सीन है वो पोलियो की बीमारी की वजह से दी जाती है। इससे बच्चे अपाहज हो जाते थे। आज से 95 में अगर देखें, 95 से पहले जब से ये मुहिम का आगाज़ हुआ है तो उस वक्त हर घर में एक बच्चा माजूर था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तब से लेकर अब तक जब से ये मुहिम स्टार्ट हुई है, अब किसी घर में 2 कतरे ही पिलाने होते हैं। कोई ऐसा बच्चा नहीं है कोई जो माजूर हो। और स्पेशली पूरे पंजाब में कोई पिछले 8-10 साल से कोई एक बच्चा भी इस मुज़ी मर्ज का शिकार नहीं हुआ। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि हमारी टीमें तकरीबन 2700 के करीब हमारी टीमें घर घर में आ रही हैं और पूरे ज़िले में 5,86,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने हैं राउंड अबाउट इन 3 दिनों में। और 2 दिन हमारे कैचअप एक्टिविटी होती है। मेरी आप लोगों से गुजारिश ये है कि अगर कोई बच्चा आप लोगों के पास मेहमान आया हुआ है किसी दूसरे घर का, तो उसको ज़रूर पिलाने कतरे। कोई बच्चा बीमार पड़ा हुआ है उसको पिलाने हैं, या कोई बच्चा ऐसा सोया हुआ होता है माँ सुस्ती कर जाती है, तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग हमारी टीमों के साथ तामुन करें और जिस वक्त भी टीम घर में पहुंचे तो उनको कतरे हर सूरत पिलवाने हैं। थैंक यू वेरी मच। जी, जैसा कि आपने सुना, ये था डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल बहावल नगर के। कोटद्दू में साल की 5वीं इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर सईद मुनव्वर अब्बास बुखारी ने CEO हेल्थ डॉक्टर राव जफर के हमरा पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। CEO हेल्थ डॉक्टर राव जफर ने बच्चे को कतरे पिलाकर मुहिम का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह किया। हमारे नुमाइंदे अमीर हमजा इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी हमजा, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, साल 2023 की 5वीं इंसदाद पोलियो मुहिम का जो है आज बाकायदा तौर पे आगाज़ किया जा रहा है। बताता चलूँ, डिप्टी कमिश्नर कोटद्दू सैयद मुनव्वर अब्बास बुखारी ने CEO हेल्थ डॉक्टर राव जफर के हमरा 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिला के जो है इस मुहिम का जो है बाकायदा तौर पर इफ्तिताह किया। मैं इस वक्त DHQ अस्पताल कोटद्दू में मौजूद हूँ। DC साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, 5 रोज़ में कितनी टीमें और कितना टारगेट जो है वो उन्होंने अचीव करना है? 2 पोलियो के कतरे जो है कितने अहमियत के हामिल है, क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट का टारगेट है वो 2,82,732 बच्चे हैं, जो कि 5 ईयर्स तक की पॉपुलेशन है हमारी टारगेट पॉपुलेशन। और इसके लिए 1,111 टीमें इस टाइम फील्ड में मौजूद हैं और आज से पोलियो मुहिम का बाकायदा तौर पे आगाज़ हो चुका है। मेरे तमाम जो ज़िला कोटद्दू के अवाम हैं, तमाम वालिदैन हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि पोलियो के 2 कतरे अपने बच्चों को लाजमी पिलाएं जो कि 5 साल तक की उम्र के हैं, और अपने बच्चों को मुस्तकिल माजूरी से बचाएं। अजी बिल्कुल, 1100 से ज़ायद टीमें जो है तश्कील दे दी। मौसम सरमा की आमद के साथ ही खानेवाल के लंडा बाजार में गर्म मलबूसात की दुकानें सज गई हैं। शहरी सर्दी से बचने के लिए जर्सी, जैकेट, ट्राउजर, जराब और टोपी वगैरह खरीद रहे हैं और शहरी महंगाई का शिकवा भी कर रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे अदनान रसूल हमारे साथ मौजूद हैं। उनकी तरफ बढ़ते और उनसे जानते हैं कि तफसीलात क्या हैं। हाँ जी बिल्कुल, जो ही मौसम सरमा ने आने की अपनी नींद सुनाई तो खानेवाल के शहरियों की एक बड़ी तादाद ने लंडा बाजार का रुख कर लिया है, जहाँ पर शहरी आज जर्सी हैं, जैकेट, उसके साथ साथ जुराबें, टोपियाँ वगैरह खरीद रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ खानेवाल के लंडा बाजार में, जहाँ पर शहरी अपने बच्चों के लिए यहाँ से सर्दी से बचने का इंतजाम कर रहे हैं। तो मजीद मेरे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे वो क्या कहते हैं। भाई, आप आए हैं लंडा बाजार में, जर्सियाँ खरीद रहे हैं, जैकेटें खरीद रहे हैं, और आम मार्केट की निस्बत जहाँ पे ब्रांडेड किस्म की जो जर्सी हैं और जैकेटें हैं, और उसकी निस्बत यहाँ पर कितना फ़र्क है, और सर्दी से बचने क्या इंतजाम कर रहे हैं? यहाँ पे जो सूरत हाल है ना कि हमने ये जैकेट खरीदना चाह रहा था बच्चों के लिए, तो महंगाई का तूफान है। ये पिछले साल 300-400 रुपये की थी, इस टाइम ये 800 रुपये मांग रहे हैं। 1000 क्या कि 800 रुपये। इसी तरह ये बहुत ज़्यादा महंगा हो गया लंडा भी। बच्चों को भी सर्दियों में महफूज करना है और इसी तरह बड़ों की भी जैकेटें लेनी है। तो महंगाई का जो तूफान है ना वो आवाम नहीं बर्दाश्त कर पा रही, और हुकूमत पंजाब को चाहिए कि फौरी तौर पे कोई रिलीफ दे। जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है
उसी तरह जो है ना यहाँ पे महंगाई भी बढ़ती जा रही है। तो आम मार्केट की निस्बत अगर ब्रांडेड किस्म की कोई जर्सी जुराब खरीदते हैं तो उसमें और इसमें कितना फर्क रह गया? फर्क तो है, लेकिन हम वो अफोर्ड ही नहीं कर पा सकते, जिसकी वजह से हम उस साइड पे जाना ही नहीं चाह रहे। लेना तो हमने यहाँ से सर्दी को अपना तन ढांपना और सर्दी से बचना है, इसीलिए बच्चों ने स्कूल जाना है और लंडे पे इसीलिए आते हैं कि एक अच्छी चीज़ मिल जाए और कम पैसों में मिल जाए। जैसा कि शहरी की गुफ्तगू सुनी, उनका यही कहना था कि जो इस वक्त लंडा बाजार में जो मार्केट के निस्बत उसके भी रेट काफ़ी खासे ज़्यादा है। तो मजीद उनका ये कहना था कि बच्चों के स्कूल जाने और एकदम से सर्दी के आने की वजह से उनका इंतजाम कर रहे हैं ताकि बच्चे सर्दी से महफूज रह सकें। लेकिन आगे बढ़ते हुए खबर आपको दें कि आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के विजन और डीआईजी ऑपरेशंस की हिदायत के मुताबिक एसपी सिटी ऑपरेशंस कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा के रात गए थानों के अचानक दौरे। एसपी सिटी ऑपरेशंस ने इस्लामपुरा, न्यू अनारकली, दाता दरबार, रावी रोड और शफीकाबाद थाने का अचानक दौरा किया। इस मौका पर डीएसपी इस्लामपुरा और शफीकाबाद समेत मुतल्लिका एसएचओज भी उनके हमरा मौजूद थे। मजीद तफसीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, एसपी सिटी कैप्टन रिटायर्ड काली अली रजा के रात गए थानों के अचानक विजिट के दौरान एसपी सिटी ने इस्लामपुरा, न्यू नारगली, दाता दरबार, रावी रोड और शफीकाबाद थाने का अचानक दौरा किया। इस मौका पर एसडीपीओ इस्लामपुरा और शफीकाबाद समेत मुतलका एसएचओ भी उनके हमरा मौजूद थे, जबकि एसपी सिटी का कहना था कि थाना में आने वाले अवामुल नास के साथ प्यार, मोहब्बत और खलूस के साथ पेश आया जाए। जबकि एसपी सिटी ने थाना के रिकॉर्ड और फ्रंट डेस्क पर मसूल होने वाली दरख्वास्तों का भी जायजा लिया। एसपी सिटी ने तमीराती कामों का भी जायजा लिया, जबकि थाना के रिकॉर्ड को मुकम्मल करने का हुक्म भी जारी किया। एसपी सिटी का कहना था कि हवालात की सफाई और कैदियों के हिफाजती इक़दाम का भी जो है वो बेहतरीन जो है वो जायजा लिया जाए। जबकि थाना जात की हिफाजत पर मामूर अहलकार को भी अलर्ट रहने का हुक्म जारी किया। जबकि एसपी सिटी का कहना था गैर कानूनी और जेर हिरासत मुलजमान पर तशद्दुद, निजी टार्चर सेल जैसे इकदाम हरगिज बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। एसपी सिटी ने फ्रंट डेस्क पर मसूल होने वाली दरख्वास्तों पर कानूनी कार्रवाई के मुताबिक कार्रवाई करने का हुक्म भी जारी किया। जबकि थाना के मालखाना को चेक और सफाई के बेहतर इंतजाम करने की भी जो है वो हदायत जारी कर दी। एसपी सिटी का कहना था कि रवायती जो है वो पुलिसिंग से हटकर जदीद और स्मार्ट पुलिसिंग को फरोग दें। इस पर जो अगर देखा जाए तो जिस तरह से मैंने बताया कि एसपी सिटी ने जो है वो इस्लामपुरा, न्यू नारगली, दाता दरबार, रावी रोड और शफीकाबाद थाने का दौरा किया। जब मेरी एसपी सिटी से बात हुई थी, उनका कहना था आईजी पंजाब के विजन के मुताबिक सिटी डिवीजन के 22 पुलिस स्टेशन है और ये सबसे बड़ी डिवीजन है सिटी डिवीजन। जिस तरह से लाहौर की 6 डिवीजन है, मॉडल टाउन, इकबाल टाउन, कैंट, सदर और इसके अलावा दीगर जो है वो डिवीजन है, उसमें से सबसे बड़ी डिवीजन सिटी डिवीजन और सबसे ज्यादा थाने भी जो है वो सिटी डिवीजन की हदूद में आते हैं। 22 पुलिस स्टेशन पर ये मुश्तमिल है सिटी डिवीजन। इसमें जो है वो मुतादिद थानों के तो अब तक जो है वो एसपी सिटी ने दौरे कर लिए हैं। एसपी सिटी का कहना था कि सरप्राइज विजिट जो है वो आइंदा भी जारी रहेंगे। जी वसीम साबिर अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया वसीम। ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर ड्राइविंग करने वाले अफराद के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस का घेरा तंग हो गया है। लिबर्टी सेंटर में दोस्त की जगह ड्राइविंग टेस्ट के लिए आने वाले नौजवान को धर लिया गया। लिबर्टी ड्राइविंग सेंटर पर उस्मान नामी उम्मीदवार ने ड्राइविंग टेस्ट पास करने के लिए अपने शनाख्ती कार्ड पर अपने दोस्त फर्रुख एजाज को टेस्ट के लिए अप्लाई करवाया। टेस्ट के दौरान मशकूक हरकत और सकनात पर इंचार्ज लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर राना इमरान फराज ने मुलजिम की बायोमेट्रिक करवाई तो मुलजिम की बायोमेट्रिक शनाख्ती कार्ड से मैच ना हुई, जिस पर दोनों दोस्तों को मौका से गिरफ्तार करके थाना गुलबर्ग के हवाले कर दिया गया, जहां पर उन मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया गया है। सीटीओ लाहौर इंचार्ज लिबर्टी सेंटर इंस्पेक्टर राना इमरान फराज और साथी वार्डन को शाबाश दी। डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर अली नासिर रिजवी के हुक्म और एसपी सदर की हिदायत पर एसएचओ रावलपिंडी सिटी सैयद तैमूर अब्बास की बेहतरीन हिकमत अमली डकैती की वारदात करने वाले 3 शातिर डाकू गिरफ्तार करके इन्वेस्टिगेशन पुलिस के हवाले कर दिए गए हैं। डाकुओं को किस तरह गिरफ्तार किया गया, एसएचओ रावलपिंडी सिटी की जुबानी जान लेते हैं। मेरा नाम तैमूर अब्बास खान है, मैं एसएचओ रावलपिंडी सिटी पोस्टेड हूँ। रावलपिंडी सिटी में शॉप रॉबरीज का एक सिलसिला 3 केस जो हैं वो मुतअद्दिद वारदातों में मतलूब थे और जिस पे हमने एक टीम तश्कील दी जिसको शहजाद सब इंस्पेक्टर और अवैस सब इंस्पेक्टर कर रहे थे। हमने दिन रात मेहनत करके सेफ सिटी के कैमरास देख के सीसीटीवी फुटेजेस की मदद से
3 केस को गिरफ्तार किया और इनसे जेन्युइन रिकवरी करके इनको इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले किया और फर्दर इनको आइडेंटिफिकेशन परेड के लिए जेल भिजवा दिया गया। लाहौर पुलिस आवाम की खिदमत के लिए हर वक्त हाजिर है। एलडीए का गैर कानूनी कमर्शियल सरगर्मियों और कमर्शलाइजेशन फीस ना दहिंदगान के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। कमिश्नर लाहौर और डीजी एलडीए की हिदायत पर एलडीए टीमों ने केनाल रोड, जोहर टाउन, ठोकर न्याज बेग, भोबतिया रोड और रायगंज रोड में कार्रवाइयां की हैं। अपडेट करेंगे हमारे रिपोर्टर कामरान अली। जी कामरान, बताइएगा। एलडीए का गैर कानूनी कमर्शियल सरगर्मियों और कमर्शलाइजेशन फीस ना दहिंदगान के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। कमिश्नर लाहौर और डीजी एलडीए की हिदायत पर एलडीए टीमों ने केनाल रोड, जोहर टाउन, ठोकर न्याज बेग, भोबतिया रोड और रायगंज रोड में कार्रवाइयां की हैं। अपडेट करेंगे हमारे रिपोर्टर कामरान अली। जी कामरान, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं। कामरान अली, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं। कामरान अली से हम राब्ता बहाल करने की कोशिश जी, ये एलडीए का गैर कानूनी कमर्शियल सरगर्मी और कमर्शलाइजेशन फीस ना दहिंदगान के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जो है वो जारी है। कमिश्नर लाहौर व डीजी एलडीए की हिदायत पर एलडीए टीमों ने केनाल रोड, जोहर टाउन, ठोकर न्याज बेग, भूबतिया रोड, रायगंज रोड में कार्रवाइयां की हैं। एलडीए टीमों ने केनाल रोड, जोहर टाउन और रायगंज रोड पर 31 से ज्यादा इमलाक को सालाना कमर्शलाइजेशन फीस अदा ना करने पर सरबा मोहर कर दिया है। ठोकर न्याज बेग, भूबतिया, रायगंज रोड पर 6 दर्जन से ज्यादा इमलाक को गैर कानूनी कमर्शियल इस्तेमाल पर नोटिस भी जारी किए गए हैं। इन इमलाक में फूड पॉइंट्स, फार्मेसीज, होटल, रेस्टोरेंट, मेडिकल लैब, बैंक, कैफे, मोबाइल शॉप, सेंट्री शॉप और एकेडमी भी शामिल है। ईटी पैसा शॉप, आइस फूड, सोलर शॉप, कोरियर सर्विस, स्टूडियो और इसके अलावा पेट शॉप और मुतअद्दिद दुकानें भी जो है वो शामिल है। ऑपरेशन चीफ प्लानर टाउन प्लानर 2 अजहर अली की जेर निगरानी जो है वो किया गया है। सील कई गई इमलाक को मुतअद्दिद बार नोटिस भी जारी किए गए थे। डीजी एलडीए मोहम्मद अली रंधावा का कहना है कि शहर भर में गैर कानूनी कमर्शियल सरगर्मियों के खिलाफ ऑपरेशन जो है वो जारी रहेगा। जी, बहुत शुक्रिया कामरान अली, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए खबर आपको देंगे कि मेडिकल सुप्रिटेंडेंट गवर्नमेंट कोर्ट ख्वाजा सईद अस्पताल, डॉक्टर रियाज और अस्पताल के तमाम कंसल्टेंट डॉक्टर, सीनियर मेडिकल अफसर्स इस वक्त अस्पताल की इमरजेंसी में मरीजों का इलाज मुकम्मल तौर पर कर रहे हैं। वाईडीए की हड़ताल की वजह से अस्पताल की ओपीडी बंद है, लेकिन अस्पताल की इमरजेंसी में ओपीडी के तमाम मरीजों को अदवायात और इलाज मुकम्मल तौर पर मुहैया किया जा रहा है। यंग डॉक्टर्स एक बार फिर सरापा एहतजाज हैं। वाईडीए ने सरकारी अस्पतालों की आउटडोर में काम बंद कर दिया। डॉक्टर जिशान अनवर के कातिल गिरफ्तार न होने पर एहतजाजन ओपीडी बंद कर दी गई है। वाईडीए के मुताबिक कोट ख्वाजा सईद अस्पताल में बिला जवाज डॉक्टरों को ट्रांसफर किया गया। 4 डॉक्टर्स के मामले पर भी किसी कानूनी तकाजे का हया नहीं किया गया। बतौर एहतजाज आज लाहौर के अस्पतालों में ओपीडी सर्विसेज बंद की गई हैं। लाहौर शहर में बढ़ती हुई स्मोक ने शहरियों को बीमार कर दिया है। इसी सिलसिले में उम्मीदवार पीपी 168 अहमद सुलेमान बलोच ने स्मोक से बचाव के लिए अवामी राब्ता मुहिम शुरू कर दी है। रहनुमा जमात इस्लामी अहमद सुलेमान बलोच ने अहले इलाका को फेस मास्क मुहैया किए। इसी पर मजीद जानते हैं रिपोर्टर आसिम बदर की इस रिपोर्ट में। अहमद सुलेमान बलोच की जानिब से स्मोक से बचाव के लिए अवामी राब्ता मुहिम। रहनुमा जमात इस्लामी अहमद सुलेमान बलोच की जानिब से अहले इलाका को फेस मास्क मुहैया किए गए। फेस मास्क खुली फिजा में काम करने वाले अफराद को दिए गए। मौसम गर्मा की इख्तिताम और मौसम सरमा के आगाज पर एक खुशगवार तब्दीली का एहसास होता है, मगर पिछले चंद बरसों से स्मोक ने इस खुशगवार तब्दीली का खात्मा कर दिया है। अहमद सुलेमान बलोच ने कहा, फसलों की बाकियात को जलाना, दरख्तों को कटाओ, धुआं खारिज करने वाली गाड़ियां स्मोक के बायस बनते हैं। जिम्मेदार शहरी होने का सबूत देते हुए कोशिश करनी चाहिए माहौल को आलूदा ना होने दे। अहमद सुलेमान बलोच ने रब की हुजूर दुआ करे, अल्लाह रहमत की बारिश से नवाजे। स्मोक से खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए कोहिनूर न्यूज, क्योंकि हम हैं आजाद भी और जिम्मेदार भी।